क्या हुआ था लास्ट क्लास में? मार्जिनल रेवेन्यू हो गया था, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू हम लोगों ने कर लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास। तो अब आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। शायद बचा हुआ था ना? इक्विलिब्रियम शायद नहीं हुआ था। एमआर, एआर, टीआर ये सब हो गया था। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज एक हेडिंग दे दीजिएगा उसी में, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम determination. Equilibrium determination. Equilibrium is a state where or a producer is optimizing not only the output but also the amount of profits, full stop. The equilibrium can be determined. By two different approaches. Can be determined by two different approaches. Can be determined by two different approaches. हाइफन दे दीजिएगा, नीचे लिखिएगा नंबर 1 total revenue total cost approach. Total revenue total cost approach और दूसरा marginal revenue marginal cost approach. Marginal revenue marginal cost approach. हम लोगों को जो पढ़ना है वो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच पढ़ना है, टीआरटीसी अप्रोच पढ़ना नहीं है। अब आगे लिखेंगे, नीचे नंबर 1 दे दीजिएगा, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। आइकन देके लिखिएगा।
According to this approach, a firm is said to be in the state of equilibrium. A firm is said to be in the state of equilibrium A firm is said to be in the state of equilibrium if it satisfies the following two conditions. If it satisfies the following two conditions. हाइफन दे दीजिएगा पहला पॉइंट, MR equals to MC, MR equals to MC और MR minus MC is equal to 0 और MR minus MC is equal to 0. जब दोनों का वैल्यू बराबर है तो दोनों को जब आप एक दूसरे से घटाएंगे तो दोनों आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. ब्रैकेट पे लिखना है उसी में. Point of intersection of two curves. Point of intersection of two curves. Point of intersection of two curves. अब आइए पॉइंट नंबर 2 पे. ये पहला पॉइंट था MRMC अप्रोच में. पॉइंट नंबर 2, the marginal cost curve must always be rising from its minimum or should have a positive slope at the time of intersecting the MR curve. At the point of intersecting the MR curve. At the point of intersecting the MR curve. हम लोगों ने क्या लिखा? इक्विलिब्रियम के ऊपर हम लोगों ने कुछ बातें की हैं, कुछ पॉइंट्स लिखा है. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे कोई भी फर्म अपने लिए न केवल आउटपुट के स्तर को ऑप्टिमाइज कर रही हो बल्कि वो अपने लिए रेवेन्यू और प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज कर रही हो.
मैंने क्या कहा कि इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कोई भी प्रोड्यूसिंग फर्म अपने लिए न केवल आउटपुट को ऑप्टिमाइज कर रही है बल्कि अपने लिए रेवेन्यू और साथ साथ प्रॉफिट को भी अधिकतम करने की अवस्था में है। उसी पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इक्विलिब्रियम आप अचीव कैसे करेंगे, इसके लिए दो अप्रोचेस हैं। देयर आर टू अप्रोचेस। वन इज TRTC approach, total revenue, total cost approach. And the second one is marginal revenue, marginal cost approach. हम लोगों को marginal revenue, marginal cost approach के concept को समझना है। तो marginal revenue और marginal cost approach के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें फर्म का इक्विलिब्रियम या किसी भी प्रोड्यूसिंग फर्म का इक्विलिब्रियम आप कैसे अचीव कर पाएंगे, इसके लिए दो शर्तें हैं और उन दोनों शर्तों को एक समय में पूरा होना चाहिए। जिस पॉइंट पे वो शर्तें पूरी होंगी उसी पॉइंट पे एक प्रोड्यूसिंग फर्म को इक्विलिब्रियम की अवस्था में हम लोग देखेंगे। वो दो शर्तें कौन सी है? पहली, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हो जाए। जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हो जाए, यानी कि जब आप मार्जिनल रेवेन्यू में से मार्जिनल कॉस्ट को घटाएंगे तो उसका वैल्यू जीरो आएगा, उसका वैल्यू जीरो आएगा। अब ये होगा कहां पर? जहां पे MRMC कर्व का इंटरसेक्शन होगा। कहां पर होगा? जहां पे दोनों कर्व एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, उसी पॉइंट। दूसरी शर्त जो उसी वक्त पूरी होनी है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व, अगर आप लोगों को नेचर याद होगा तो पहले फॉल करता है, मिनिमम पे आता है और फिर राइज करता है। तो वो जो इंटरसेक्शन होगा कर्व का, उस वक्त आपको क्या ध्यान देना है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व अपने मिनिमम से ऊपर की ओर जा रहा होगा, यानी कि पॉजिटिव स्लोप के साथ जब होगा तभी उसको इंटरसेक्ट करना है। अगर वो फॉल कर रहा है और तब इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं होगा। इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहां पर होगा? जब वो फॉल कर रहा है, मिनिमम पे आया और मिनिमम से जब राइज कर रहा है, पॉजिटिव स्लोप के साथ है, उस पॉइंट पे उसका इक्विलिब्रियम डिटरमिन किया जाएगा। एम आई क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब ये समझने के लिए कि अलग अलग तरीके का मार्केट कौन कौन सा है और मार्केट किस तरीके से काम करता है। तो मार्केट को जब आप कैटेगराइज करते हैं, मार्केट को जब आप क्लासिफाई करते हैं, तो आप उसको, या तो कुछ लोगों का कहना है कि क्लासिफिकेशन दो ही है, परफेक्ट कंपटीशन है और नहीं तो इम्परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि अगर हम लोग बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि आप जब मार्केट को कैटेगराइज करते हैं तो उसका तीन क्लासिफिकेशन होना चाहिए। परफेक्ट तो है ही, इम्परफेक्ट भी है, लेकिन मोनोपोली भी अलग से है। पहले वाले लोग क्या मानते थे? मोनोपोली को इम्परफेक्ट में ही शामिल करते थे, लेकिन एक्चुअली में मोनोपोली को फिर बाद में हुआ कि इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट फॉर्म ऑफ मार्केट। तो आप लोगों को जो मार्केट का क्लासिफिकेशन है, परफेक्ट, मोनोपोली और इम्परफेक्ट। और इम्परफेक्ट में भी बहुत प्रकार के मार्केट होते हैं, आपको सिर्फ मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। तो हम लोग शुरुआत करेंगे कि मार्केट जो है
वो कंपटीशन के आधार पे आप कैटेगराइज कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट को क्लासिफाई करने का आधार बहुत सारा बन सकता है। मार्केट को आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई कितनी क्वांटिटी खरीदी और बेची जाती थी, क्वांटिटी के आधार पे। तो होलसेल मार्केट हो गया, रिटेल मार्केट हो गया। डिलीवरी के आधार पे आप मार्केट को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो स्पॉट मार्केट हो गया, फ्यूचर मार्केट हो गया, या फॉरवर्ड मार्केट हो गया। या आप लोकेशन के आधार पे मार्केट को बांट सकते हैं। लोकल मंडी हो गई, हाट्स हो गया, या फिर स्टेट लेवल की मंडी हो गई, नेशनल लेवल की मंडी हो गई, वहां पे आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। मार्केट को आप कैटेगराइज कर सकते हैं नेचर ऑफ गुड्स के आधार पे। भाई सिंगल यूज गुड्स है, या सेमी ड्यूरेबल गुड्स है, या फिर ड्यूरेबल गुड्स है। तो इस तरीके से भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं मार्केट को। लेकिन इन सबको साइड करते हुए जो हम लोगों को पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। नाउ व्हाट इज कंपटीशन? आप कैसे डिफाइन करेंगे कंपटीशन को? क्या होता है कंपटीशन? सिंपल रखो। कंपटीशन का मतलब एक आम बोलचाल की भाषा में एक ऐसी भावना, एक ऐसी फीलिंग जो आपको प्रेरित करती है कि आप दूसरों से बेहतर करें, आप दूसरों से सुपरसीड करें। यही है ना कंपटीशन। डूइंग बेटर देन व्हाट अदर्स आर डूइंग इज कॉल्ड कंपटीशन। यू कांट सी कंपटीशन बट यू कैन रियलाइज कंपटीशन। जैसे हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो फ्रेंड लोग पूछता था कि भाई कहाँ तक पढ़े, तो कहाँ पढ़े, टाइम ही नहीं मिला। एक्चुअली में है क्या कि, और हम लोग के मन में ये रहता था कि पढ़ तो लिए, बता देंगे तो ये भी हम लोग से हो सकता है पढ़ के आगे निकल जाए, इसलिए हम लोग बताते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो सेंस ऑफ कंपटीशन था, सेंस ऑफ कंपटीशन, दूसरों से बेहतर करना। तो दूसरों से बेहतर करने की जो सोच है, जो भावना है, जो समझ है, उसको हम लोग कंपटीशन कहते हैं। कंपटीशन के आधार पे मार्केट को आप 3 हिस्सों में बांटते हैं, परफेक्ट, इम्परफेक्ट और मोनोपोली। हम लोग शुरुआत करेंगे परफेक्ट कंपटीशन से। We shall be starting with perfect competition. नाम से ही क्लियर है, परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि ये एक हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ मार्केट है। मोबाइल को बंद कर लो। परफेक्ट कंपटीशन जो है वो एक हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ मार्केट है। क्या है? हाइपोथेटिकल, काल्पनिक है, व्यवहारिक नहीं है। अगर आज के क्लास के बाद आप नीचे जाएंगे, बाजार में ढूंढेंगे कि भाई आज हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है परफेक्ट कंपटीशन, थोड़ा एक्सपीरियंस करें परफेक्ट कंपटीशन है कि नहीं है, तो शायद आपको परफेक्ट कंपटीशन के जैसा कोई बाजार एग्जिस्ट करता हुआ दिखेगा नहीं। तो इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन है, इसको आपको इस नजरिए से समझना है कि चूंकि इम्परफेक्ट है, इसलिए परफेक्ट समझना पड़ेगा कि परफेक्ट है क्या। राइट? तो आइए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके जहन में जो भी सवाल आएगा, जो भी आप सोचने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले ये अपने आप को समझा लीजिए कि आपका सवाल तभी उत्पन्न होना चाहिए जब आप ये समझ जाए कि ये हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ मार्केट है, मतलब काल्पनिक है, व्यवहारिकता में ऐसा होता नहीं, यू डोंट फाइंड। तो फीचर्स क्या क्या है, आप कैसे समझेंगे कि भाई ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है? सबसे पहला कहता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। क्या कहा मैंने? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स और सेलर्स की संख्या अत्यधिक है, बहुत बड़ी। अब आप कहेंगे सर बड़ी का मतलब, ज्यादा का मतलब, वो तो आप कुछ भी है आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो ज्यादा वर्ड को आप डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, पढ़ने में हम लोगों को बस यही फोकस करना है कि कौन से सेंटेंस में किस पॉइंट पे क्या वर्ड आपको कोरिलेट करना है, किस वर्ड को आपको समझना है। तो यहां पर जो मैंने कहा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, तो लार्ज का मतलब क्या, लार्ज का इंप्लीकेशन क्या? लार्ज का इंप्लीकेशन ये होगा कि संख्या इतनी ज्यादा है, इतनी बड़ी है कि कोई अकेला बायर, कोई अकेला सेलर बाजार की स्थिति को, बाजार के बिहेवियर को
इन्फ्लुएंस करने की अवस्था में नहीं है। किसी एक के आने जाने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इसको कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। दूसरा पॉइंट कहता है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट, आने के लिए भी स्वतंत्र है, जाने के लिए भी स्वतंत्र। अगर आपको इस बाजार से बाहर बैठ के ये आप अनुमान लगा रहे हैं कि इस बाजार में जाकर एंट्री लेके आप बिजनेस करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो आपका स्वागत है, आप आइए। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई निषेध नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं किया। सिर्फ जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो लीगैलिटीज है, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा अतिरिक्त और कुछ है नहीं। उसी तरीके से अगर कोई मौजूदा अवस्था में कोई बाजार छोड़ के जाना चाहता है, अगर कोई बाजार छोड़ के जाना चाहता है, उसको लग रहा है कि भाई इस बाजार में मजा नहीं है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो बाजार छोड़ के जा सकता है। उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है, किसी से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने दायित्वों का भुगतान करे, संपत्ति को बेचे, बाजार छोड़ के जा सकता है। तो फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। तीसरा पॉइंट कहता है प्रोडक्ट होमोजेनिटी। प्रोडक्ट होमोजेनिटी, होमोजेनिटी मतलब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सॉल्यूशन जो होता है होमोजीनियस होता है और हेट्रोजीनियस होता है। पढ़े क्या? तो होमोजीनियस का मतलब जो पहला सिप लेंगे और जो आखिरी सिप लेंगे, दोनों के स्वाद में कोई फर्क नहीं होगा। तो यहाँ पे कह रहा है प्रोडक्ट होमोजेनिटी। जितने भी फर्म है, अभी मान लीजिए क्लास में बैठे हुए छात्रों की संख्या 51 है। कितनी है? 51। अगर 51 आप मान लीजिए अपने आप में एक प्रोड्यूसिंग फर्म है, सब कोई प्रोड्यूसिंग फर्म, और सब परफेक्ट कंपटीशन में ऑपरेट कर रहा है, तो यहां से लेके वहां तक सारे सेलर का प्रोडक्ट एक होगा, कोई अंतर नहीं होगा। होमोजेनिटी यही हुआ ना? ईच ऑफ द सेलर, ईच ऑफ द फर्म इज सेलिंग वन एंड द सेम प्रोडक्ट। स्वाद में, रंग में, साइज में, आकार में, प्रकार में, किसी प्रकार में कोई भिन्नता नहीं है, कोई भिन्नता नहीं। समानता इतनी ज्यादा कि अगर सबके प्रोडक्ट को मिला दिया जाए और कहा जाए कि भाई आप अपने अपने उत्पादों का चयन कर लें, तो यह मुमकिन नहीं है। यू वोंट बी इन अ पोजीशन टू आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट बिकॉज ऑल द प्रोडक्ट्स आर सेम। अगला, इसी में आप इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप इसको दूसरे तरीके से, प्रोडक्ट होमोजेनिटी को? देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कंप्लीट मतलब पूर्ण रूप से। प्रोडक्ट वस्तु, डिफरेंशिएशन की हिंदी विभेद, यानी कि वस्तु विभेद का पूर्ण अभाव है। यानी कि हर प्रोडक्ट एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, इम्परफेक्ट नहीं, परफेक्ट। मतलब मैं अगर इनके दुकान से सामान खरीदूं या इनके दुकान से सामान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है? एक ही है। तो इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस फॉर द बायर टू बाई फ्रॉम वन सेलर और द अनदर सेलर। तो ये हुआ प्रोडक्ट होमोजेनिटी। तो अब तक हम लोगों ने कितने फीचर्स को पढ़ा? 3। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। लार्ज का मतलब, लार्ज का मतलब कोई एक बायर और एक अकेला सेलर बाजार की परिस्थिति को प्रभावित नहीं कर सकता। यही था लार्ज का मतलब। दूसरा फ्री एंट्री और एग्जिट। तीसरा प्रोडक्ट होमोजेनिटी। तीसरा क्या? प्रोडक्ट होमोजेनिटी, यानी कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कोई अंतर नहीं है, सब प्रोडक्ट एक जैसा। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। द प्रोडक्ट ऑफ वन सेलर इज द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अनदर सेलर।
अगर यही 3 फीचर्स केवल किसी मार्केट में हो, सुनना ध्यान से, अगर केवल यही 3 फीचर्स किसी मार्केट में हो तो उसको हम लोग प्योर कंपटीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? केवल यही 3, 1, 2 एंड 3। लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, तो वो परफेक्ट कंपटीशन। तो वो क्या होगा? परफेक्ट कंपटीशन। समझ गए? तो जल्दी लिखिए तो, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर कंपटीशन? व्हाट डू यू मीन बाय प्योर कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन कहां बोलीजिए अभी? हो गया? अब इन 3 फीचर्स के अलावा और भी 4-5 फीचर्स हैं जो परफेक्ट कंपटीशन के। जो नेक्स्ट फीचर है, फीचर नंबर 4, क्या कहा मैंने? अगर शुरू के 3 केवल हो तो वो प्योर कंपटीशन।
शुरू के 3 हो तो वो क्या, अगर उन 3 के अलावा, वो तो 3 होंगे ही, उसके अलावा भी फीचर्स अगर हो जाएं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो जो नेक्स्ट फीचर है इसी कड़ी में चौथा, वो कह रहा है यहां पे परफेक्ट नॉलेज है। सुनना ध्यान से, परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज का मतलब किस संदर्भ में परफेक्ट नॉलेज को यूज किया गया? कहने का मतलब ये कि यहां पर जितने भी पार्टीज हैं जो बाजार में काम करते हैं, सभी पार्टी को सबके बारे में सब कुछ पता है, किसी से कुछ छिपा हुआ नहीं। एवरीथिंग इज नोन टू एवरीबडी, एवरीथिंग इज नोन टू एवरीबडी। आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी देने की जरूरत, बायर सेलर के बारे में जान रहा है, सेलर बायर के बारे में जान रहा है, एक बायर दूसरे बायर के बारे में जान रहा है, एक सेलर दूसरे सेलर के बारे में जान रहा है, मतलब एवरीबडी इज नोइंग एवरीथिंग अबाउट एवरीबडी। परफेक्ट नॉलेज है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है परफेक्ट कंपटीशन के फीचर के कॉन्टेक्स्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। फर्म और इंडस्ट्री के बीच में क्या है, डिफरेंस है, अंतर है। फर्म अलग है और इंडस्ट्री अलग है, कोई कंफ्यूजन वाली बात। दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो हमारे लिए अनिवार्य है। पहला, फर्म इज अ सिंगल प्रोड्यूसिंग यूनिट। क्या कहा मैंने, फर्म इज अ सिंगल प्रोड्यूसिंग यूनिट। अभी जो हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं सब अगर अपने आप में इंडिविजुअल हैं, तो हर कोई अपने आप में एक सिंगल प्रोड्यूसिंग यूनिट है और आप फर्म कहलाइएगा। क्या कहलाइएगा? इंडस्ट्री का डेफिनेशन क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ सिमिलर नेचर। कलेक्शन ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ सिमिलर, मतलब जब सभी को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे, सभी फर्म जो एक जैसे प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो उसके कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इंडस्ट्री कहते हैं। तो इंडस्ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ सिमिलर नेचर। जो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है, इंडस्ट्री जो है वो प्राइस मेकर है। क्या हुआ? इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। इंडस्ट्री फिक्सेस द प्राइस। कैसे? इंडस्ट्री के डिमांड और इंडस्ट्री के सप्लाई के आधार पे प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। इंडस्ट्री फिक्सेस द प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री डिमांड एंड सप्लाई। जहां पे डिमांड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर गया, उस पॉइंट पे प्राइस का डिटर्मिनेशन हो गया। सिंपल। और इंडस्ट्री ने प्राइस फिक्स कर दिया, इसलिए इंडस्ट्री को कहते हैं प्राइस मेकर। फर्म क्या है? प्राइस टेकर है। फर्म इज प्राइस टेकर। आप सभी ने मिलके, आप सभी को अगर मिला दिया जाए तो आप इंडस्ट्री हो गए। आप सबने मिलके एक प्राइस तय कर दिया। प्राइस मान लीजिए आप सबने 10 रुपए तय किया, तो आप प्राइस मेकर हैं क्योंकि आपने 10 रुपए का भाव तय किया। अब आप में से हर कोई जो फर्म है अपने आप में, सबको उस प्राइस को एक्सेप्ट करना है। तो आप क्या हो गए? प्राइस। इंडिविजुअली आप क्या हो गए? फर्म हो गए। और प्राइस टेकर। कलेक्टिवली आप इंडस्ट्री हो गए और क्या हो गए? प्राइस टेकर हो गए। तो इंडस्ट्री प्राइस मेकर है, फर्म प्राइस टेकर। फर्म के पास प्राइस को चेंज करने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी फर्म, आप में से कोई भी फर्म प्राइस को ऊपर या नीचे नहीं कर सकती। जब तक इंडस्ट्री प्राइस चेंज नहीं करेगा, हम में से कोई प्राइस को चेंज नहीं कर सकता।
ठीक है, अब क्या है इसमें, आपके पास सिर्फ क्वांटिटी तय करने की जिम्मेदारी। आप अपनी क्षमता देख लीजिए, प्रोडक्टिव कैपेसिटी आप देख लीजिए, उसके हिसाब से आपको कितना प्रोड्यूस करना है ताकि आप अपने लिए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए, वो आप तय कर सकते हैं। क्वांटिटी आप भले ही तय कर सकते हैं, लेकिन प्राइस को आप तय नहीं कर, प्राइस को आप कभी चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए आपको प्राइस टेकर कहा गया, इंडिविजुअल बेसिस पे, क्योंकि आप फर्म है। और अगर आप ही को कलेक्टिवली एक इंडस्ट्री के तौर पे प्रेजेंट किया जाए तो आप प्राइस मेकर हो गए। आप प्राइस क्या हो गए, मेकर हो गए। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? अब नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 कह रहा है यहां पे प्राइस यूनिफॉर्मिटी है। क्या है प्राइस? मतलब प्राइस में समानता है। प्राइस में क्या है? समानता। अब आप खुद बताइए, इंडस्ट्री ने प्राइस तय कर दिया, आपने प्राइस एक्सेप्ट कर लिया, आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, तो इनका भी प्राइस 10 रुपए होगा और आखिरी सेलर का भी प्राइस क्या होगा? क्या आप में से किसी का भी प्राइस 10 रुपए से ऊपर या नीचे हो सकता है? तो प्राइस यूनिफॉर्मिटी है। यहां पर क्या है? प्राइस यूनिफॉर्मिटी, बिकॉज फर्म इज द प्राइस टेकर एंड फर्म कैन नॉट चेंज द प्राइस। क्लियर है एकदम? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस तरीके के मार्केट में एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन पे कोई खर्चा नहीं करना है। एडवर्टीजमेंट कब करते हैं, सेल्स प्रमोशन पे खर्चा कब करते हैं? जब आप बताते हैं कि भाई मार्केट में मैं भी हूं, मेरा भी प्रोडक्ट। आप कस्टमर को ये बताते हैं कि मेरा प्रोडक्ट दूसरों से अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट दूसरों से सस्ता है। मैं ये भी बताने की कोशिश करता हूं, ये समझ के कि आपको मार्केट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। शायद इसलिए ना आप करते हैं एडवर्टीजमेंट, वरना एडवर्टीजमेंट करने की कोई आवश्यकता है क्या? यहां पर आप देखिए, प्रोडक्ट भी वही है, कोई अंतर नहीं है, परफेक्ट नॉलेज है, सबको सब कुछ पता है, अतिरिक्त आपको कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। प्राइस भी सारे प्रोडक्ट का क्या है? सेम। तो जब परफेक्ट नॉलेज है, प्राइस सेम है, सबको सब कुछ पता है, तो एडवर्टीजमेंट क्यों किया जाए? एडवर्टीजमेंट पे कोई खर्चा इस तरीके के मार्केट में नहीं होता। स्पष्ट है? तो ये सारे फीचर्स, ऊपर का 3, बाकी के 4, जब आप इन सबको मिला दीजिएगा तो कलेक्टिवली इसको हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। कोई समस्या है? ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू।